वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। आज का टॉपिक क्या ले रहे हैं राहुल हम लोग? आज हम लोग डिविडेंड यील्ड फंड्स को डिस्कस करेंगे कि उसमें एसआईपी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहले समझेंगे डिविडेंड यील्ड फंड्स क्या होते हैं, आपसे ही समझना चाहेंगे, और फिर उसमें कि कैसे एसआईपी स्टार्ट करें और क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट द एपिसोड, रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, दो चीज़ें और है। ये हम लोग एक तरह से 21 डेज़ की 21 एपिसोड की सीरीज़ बना रहे हैं सिप के ऊपर, क्योंकि सिप पे बहुत पहले बहुत चर्चा होती थी कि केवल सिप कर दीजिए और कमाई हो जाएगी, वेल्थ क्रिएट हो जाएगी। अभी उल्टा शुरू हो गया है, तो उस पर हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम अपने ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत नॉइस पे मत जाइए, क्योंकि सिप का मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही, कम से कम 5 साल 6 साल की बात हो रही है। तो हम आज भी, जिस वक्त हम ये शूट कर रहे हैं, उसके पहले भी 1 दिन या 2 दिन पहले यूएस में काफ़ी मार्केट गिरा है, नेचुरली उसका असर यहाँ भी आ रहा है। उस वक्त की भी फिगर्स लेके हम कर रहे हैं, और तो भी आप देखेंगे कि क्या उसका आउटकम आ रहा है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन हम शूट करते हैं, जो हमारे पास डेटा होता है, और जिस वक्त वो वीडियो आप देख रहे होते हैं, आपका ऑडियंस देख रहा होता है, उनमें डेट्स में थोड़ा फ़र्क होता है। तो थोड़ा फ़र्क हो सकता है, और मार्केट भी वॉलेटाइल है, तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी तक हम लोग कई एक एपिसोड्स रिलीज़ कर चुके हैं डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड, फ्लैक्सी, फोकस, कॉन्ट्रा वैल्यू, इस तरीके से कई एक कर चुके हैं। तो ये एपिसोड्स भी अगर आपके ऑडियंस ने नहीं देखे हों, तो ये जो अभी स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है, इसमें एपिसोड नंबर और किस कैटेगरी को डिस्कस किया है वो भी दिख रहा है, तो आप इसको देख लें। ये हमने डिस्क्रिप्शन में तो लिंक डाल ही दिया है, बट यहाँ भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको स्टैंड अलोन मत देखें, शुरू से देखें तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। सो अब हम इस पे शुरुआत करते हैं डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड फंड बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे कि अभी तक आपने देखा है कि भाई जो सेबी कैटेगराइज कर देती है कि कितने परसेंट इक्विटी में, उसका भी कितने परसेंट लार्ज कैप में या मिड कैप में, कुछ इस तरीके से है। तो अगर पिछले एपिसोड लोगों ने देखे हैं, नहीं देखे तो अब देख लें जा करके। तो डिविडेंड यील्ड में सेबी का कहने का मतलब ये है कि 65% मिनिमम तो इक्विटी में आपको डालना ही है। यहाँ पर उसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने परसेंट लार्ज कैप में डालना है, कितना मिड कैप में डालना है, कितना स्मॉल कैप में डालना है। नहीं, उसने एक नई थीम दे दी। सेबी ने एक थीम अलाउ कर दी आपको कि आप जो कंपनियां जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा डिविडेंड देने का, उन कंपनीज को इसमें लीजिए। और यहाँ पे आके फिर सेबी चुप हो गई है, क्योंकि फिर नेचुरली अब तो फंड मैनेजर को छोड़ना पड़ेगा ना। तो जैसे अभी डिस्कशन की शुरुआत में भी हो रहा था कि भाई ये क्या है, ये लार्ज कैप कंपनी है कि स्मॉल कैप है कि मिड कैप है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। टेक अवे ये हो सकता है, इन्फ्रेंस हम ये निकाल सकते हैं कि सेबी करी कि भाई हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, तो हम मान सकते हैं कि ये बड़ी कंपनी होंगी, ये इस्टेब्लिश्ड कंपनी होंगी, तभी तो कई सालों का ट्रैक रिकॉर्ड होगा, अच्छा डिविडेंड देने का होगा। कितने परसेंट डिविडेंड है ना, इस पर कोई बात नहीं है, ये कर भी नहीं सकती है सेबी। कितने साल का डिविडेंड पे करें, इस पर भी कोई नहीं है, ये फंड मैनेजर की अपनी कॉल है। क्योंकि अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते कि सारी लार्ज कैप कंपनी इसमें होंगी, नहीं। बहुत सारी लार्ज कैप कंपनी होने के बावजूद हो सकता है वो डिविडेंड नहीं दे रहे हों, कम दे रहे हों, मिड कैप होकर के भी दे रहे हों और मिड कैप होकर के ना भी दे रहे हों। क्योंकि डिविडेंड भी हम लोग के, आप देखो ना, जो प्रोफेशनल कोर्सेज में एक प्रॉपर चैप्टर हुआ करता था डिविडेंड थ्योरी का। तो कई जगह थ्योरी होती हैं, जैसे कि मिड साइज कंपनीज हैं, वो कहते हैं भाई अभी डिविडेंड नहीं बांटेंगे, पैसे को हम कंपनी में रखेंगे और उससे हम नई फैक्ट्री लगाएंगे,
नई मशीन लगाएंगे, हमको पैसा भी बहुत चाहिए। जैसे कई बार आप देखें ना, जो एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन होगा और उसके पास पैसे अच्छे आने शुरू हो गए, तो एक ये होगा कि काफ़ी खर्चे कर लें, थोड़ा उससे बहुत कोरिलेशन नहीं, बट चलिए बड़ी वाली गाड़ी खरीद लें, बड़ा वाला टीवी ले लें, बड़ा ये ले लें। और एक जो मिड साइज़ वाला होगा बोलेगा नहीं, पहले पैसे बचा लेते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं, फिर करेंगे। तो डिविडेंड की भी थ्योरी है, इसलिए किसी उसमें फिट नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये माना जा सकता है कि बड़ी कंपनी होगी, अपनी इंडस्ट्री में लीडर या वन ऑफ द लीडर्स होगी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी। क्यों? क्योंकि तभी तो डिविडेंड दिया होगा। प्रॉफिट मेकिंग नहीं होगी तो डिविडेंड कैसे देगी? अच्छा प्रॉफिट मेकिंग होगी तब डिविडेंड दिया होगा। तो ये एक चीज़ें एक तरह से बिटवीन द लाइंस हैं। ये कॉन्सेप्ट है कि डिविडेंड यील्ड फंड उस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा। अब इसमें क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और उसी को हम डिकोड कर रहे हैं। जैसे अभी हमने डिविडेंड थ्योरी की बात की, डिविडेंड पॉलिसी की बात की, तो एक व्यू ये भी आता है कि ये कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, शायद को अंडरलाइन, उसके पास उतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है, तभी तो पैसा दे रही है। अगर वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसके पास में है तो कहेगी भाई रुकिए, हम आपको डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, आपका थोड़ा सा नुकसान शॉर्ट टर्म में हो रहा है, लेकिन हम इस पैसे से 20%, 25%, 30% कमाने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो हम क्यों इधर उधर जाएं, बैंक के पास जाएं। आप तो मालिक हुए ना एक तरीके से, शेयर होल्डर, आपका डिविडेंड रोक लेते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर लेते हैं। एक ये व्यू बनता है। व्यू कोई टेस्टेड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बट थोड़ा सा माना जाता है वो कंपनी काम कर चुकी है, लीडर हो चुकी है, प्रॉफिट कमा रही है, डिविडेंड दे रही है, तो थोड़ा सा वही जैसे हमने रिच और मिडिल क्लास की बात की, एक रिच होने के बाद आदमी कहता है भाई अब थोड़ा कम काम करेंगे, थोड़ा सा ज़रा लाइफ भी एंजॉय करेंगे। पूरी तरह से इस पर नहीं फिट होता है, क्योंकि बड़ी कंपनी लीडर है तो उसको अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी हिसाब से मिल रही होंगी, उसका नेटवर्क भी वैसे ही होगा, बट मान सकते हैं कुछ जो एक्सपर्ट्स का थोड़ा सा मानना होता है। तो ये वो कंपनी एक तरीके से निकल के आती हैं जिनको कि डिविडेंड यील्ड फंड में फंड मैनेजर लेता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कई इन्वेस्टर्स का होता है ये गोल की उनके रेगुलर बेसिस पे इनकम होती रहे, तो क्या वो इस स्कीम को कंसिडर कर सकते हैं या ये रेलेवेंट नहीं होगी? और मैं अपना ही एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। डिविडेंड यील्ड फंड काफ़ी पुरानी कैटेगरी है, मेरे ख्याल से 20 साल से ऊपर की कैटेगरी है ये। तो एक इम्प्रेशन चलता था जब हम लोगों से बात करते थे कि ये थोड़ी इसकी परफॉर्मेंस हल्की सी स्लो चलेगी कंपेयर टू जो और कैटेगरीज हैं जो ग्रोथ को कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस देखें जा करके, तो ये किसी भी अच्छे लार्ज कैप और किसी भी अच्छे लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी के बराबर ये काम करके दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने कंपनी ली, बड़ी ली, प्रॉफिट मेकिंग ली, डिविडेंड पेइंग ली, लेकिन इसके बावजूद ये काम भी अच्छा कर रही हैं। जनरल इंप्रेशन वाइज आप मान सकते हैं कि शायद ये जो बहुत तेज काम करती वाली कंपनी को जो स्कीम पकड़ती है, फॉर एग्जांपल लार्ज एंड मिड, फॉर एग्जांपल फ्लैक्सी, उससे हो सकता है थोड़ा सा ये काम कम अच्छा करे, लेकिन फिर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी क्योंकि कंपनियां तो बड़ी और प्रॉफिट मेकिंग और डिविडेंड हैं। तो आप कभी भी एज एन इन्वेस्टर एक ही थ्योरी पे तो पैसे नहीं लगाते हैं। कहीं पे लगाते हैं कि भाई थोड़ा सा ज़्यादा कमा के दे, और कहीं पे आप सोचते हैं कि थोड़ा सा ये कम भी करे लेकिन स्टेबल हो तो चलेगा। जैसे आज की डेट में ये मार्केट वॉलेटिलिटी हो रही है, तो नेचुरली जो मोमेंटम होगा वो रुकेगा, लेकिन जो बड़ी कंपनी लीडर होंगी वो तो काम करती रहेंगी, शेयर प्राइस उनका भी गिरेगा, शेयर प्राइस गिरेगा तो एनएवी भी गिरेगी, बट तब भी फंडामेंटली। तो इसलिए एक तरह से वो इन्वेस्टर थोड़ा आने की कोशिश करता है जो थोड़ा सा कम ग्रोथ से ओके है, उसको स्टेबिलिटी
ज़्यादा चाहिए। ये एक तरीके से। तो रेगुलर इनकम से एक्सपेक्ट करना गलत होगा, क्योंकि डिविडेंड ये नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑप्शन है उसमें डिविडेंड तो नहीं मिलेगा। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि कंपनीज ने डिविडेंड डिक्लेयर किए हाँ, और तो ये स्कीम भी डिविडेंड दे, ये इसमें लॉजिक नहीं है। हाँ, मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप जो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसका नाम है डिविडेंड यील्ड, तो क्या डिविडेंड मिलता रहेगा? क्या इसको मैं मान लूँ कि हर साल हर 6 महीने पे कुछ डिविडेंड मिलेगा, कमाई होती रहेगी? इसके दो जवाब हैं। एक जवाब है कि एक तो ये गलतफहमी मत पालिए कि डिविडेंड मिलता ही रहेगा, पहली बात। दूसरी चीज़ क्लैरिटी के लिए ये है कि अगर आप 1 मिनट के लिए मान लें, हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ इक्विटी स्कीम से, जिसने कि बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया हुआ है। तो अब उसको थोड़ा सा और डिकोड कर दें तो बड़ी कंपनियों में लगाया हुआ है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप में लगाया हुआ है। तो अब ये डिफरेंट कैसे है भाई? ये तो मैंने कहा कि ये मत मानिए कि डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, नाम है, ये थीम है। तो उन्हीं लार्ज कंपनियों में या उन्हीं बड़ी वाली जो मिड कैप हैं, वो कंपनियां हैं जो प्रॉफिट मेकिंग डिविडेंड पेइंग हैं। तो आप ये मान चल सकते हैं कि उसका डिविडेंड आ रहा होगा उन कंपनियों का, किसके पास आ रहा होगा? म्यूचुअल फंड की उस स्कीम के पास आ रहा होगा। तो कमाई हो गई। तो कमाई हो गई अगर, तो उसकी NAV भी बढ़ेगी। अब NAV बढ़ने के बाद में आपने ग्रोथ ऑप्शन लिया है कि डिविडेंड ऑप्शन लिया, उस पर डिपेंड करता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि डिविडेंड वो देगा कि नहीं देगा, ये तो वो म्यूचुअल फंड डिसाइड करेगा, उसके फंड मैनेजर और जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है वो डिसाइड करेगी। उसको डिविडेंड मिल रहा है, किसको? म्यूचुअल फंड को। तो आप अपने डिविडेंड के लिए तो देखिए मुँह म्यूचुअल फंड का और म्यूचुअल फंड के CEO का और फंड मैनेजर का। आपके लिए कोई गारंटी नहीं कि आएगा ही नहीं आएगा, उसके पास डेफिनेटली ज़रूर आएगा। कंपेयर टू ए नॉर्मल लार्ज कैप या कंपेयर टू ए नॉर्मल लार्ज एंड मिड कैप, इसके पास ज़्यादा इसलिए आएगा क्योंकि इन्होंने वो कंपनी सेलेक्ट की थी जो डिविडेंड दे रही है। तो वो कन्फ्यूज़न मत पालिए कि डिविडेंड ज़रूर मिलेगा, लेकिन थीम है ये एक, राइट। तो उस एंगल से आप मान सकते हैं कि रिटर्न आपके ठीक ठाक रहने चाहिए। तो जैसे स्टॉक मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, या लग रहा है कि या तो फ्लैट रहेगा या गिर सकता है मार्केट, तो क्या ये स्कीम्स उस समय और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं? मार्केट जिस वक्त गिर रहा है या मार्केट जिस वक्त वोलेटाइल है, टर्मोइल है, जैसे आज की डेट की बात करें तो मार्केट अभी कल गिरा ही नहीं है, टर्मोइल भी है। और टर्मोइल बाहर भी है, जो सबसे बड़ा देश है US में भी टर्मोइल है। पॉलिटिकल लेवल पे टर्मोइल नहीं कहूँगा, लेकिन पॉलिसीज़ में बड़ा उठापटक हो रहा है और उसका असर उनके शेयर मार्केट पे दिख रहा है। उसका असर वर्ल्ड वाइड पड़ता है तो हमारे यहाँ भी पड़ता है। तो ये आज की डेट में कोई भी नहीं कह सकता एक्सपर्ट कि ये 1 महीने में टर्मोइल रुक जाएगा या 1 साल में रुक जाएगा या 2 साल में रुक जाएगा, और हो सकता है उसके पहले ही रुक जाए। इसी को हम अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं। ऐसे में मेरा अपना मानना है कि कंपेयर टू नॉर्मल इक्विटी स्कीम्स, डिविडेंड यील्ड कैटेगरी की जो इक्विटी स्कीम्स हैं वो बेटर काम करना चाहिए। ये एक सिंपल टेक अवे निकाला जा सकता है। ये नहीं निकाला सकता कि डिविडेंड मिलता रहेगा, कुछ भी हो, मार्केट में ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, क्योंकि वो कंपनी तो कमा के दे रही है तो ये भी करके देंगे। ये इम्प्रेशन कैरी करना शायद उचित नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन निकल के आ रही। अब देखें पिछले 5 साल में क्या हुआ है जरा। ये स्क्रीन पे आपके आ रहा है। हमारा जो क्राइटेरिया है वो यही है कि भाई और ये बिल्कुल लेटेस्ट फिगर है, एटलीस्ट जब हम शूट कर रहे हैं, आप जब देखेंगे तो 2-3-4 दिन का फ़र्क पड़ चुका होगा। तो इसमें पूरी ऑब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। 5 साल के बेसिस पे जो आपके टॉप 5 स्कीमें जिनके रिटर्न आए हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। तो आप देखें ना, इतनी अभी 2 दिन पहले जो US का ब्लड बाथ हुआ है, ब्लड बाथ से मतलब शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा टर्मोइल था,
उसका असर इंडिया में तो पड़ ही रहा है। उसके बावजूद देखिए अगर हम 5 साल के एनुअलाइज रिटर्न देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा निकल के आ रहा है। ICICI प्रूडेंशियल डिविडेंड यील्ड तो 28% का रिटर्न दिखा रही है और बाकी भी 21-22%, 24% का दिखा रहे हैं। इज ए वेरी गुड रिटर्न एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से। और अभी तक जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसमें आप देख रहे हैं हम 5 साल का पीरियड इसीलिए ले रहे हैं समझाने के लिए। ये सब तो चलता रहेगा लेकिन आप सिप से दूर मत होइएगा। सिप से दूर हो जाएंगे तो फाइनली यू एंड अप गोइंग फॉर बैंक FD और वहाँ पे आपको ये 7-7.5% और टैक्स वैक्स निकाल देंगे, इन्फ्लेशन निकाल देंगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसी में नेक्स्ट स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं कि भाई अगर वन टाइम डाला था तो क्या रिटर्न है और सिप डाला है तो क्या रिटर्न है। तो नेचुरली सिप के रिटर्न थोड़े से कम दिखाई पड़ रहे हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में, बट उसके बावजूद 18-19% से लेके 24% तक के रिटर्न हैं और मार्केट गिरा हुआ तब की सिचुएशन है। तो आप ये मान के चलिए, मैं आपको आगे के हिसाब से भी थोड़ा सा ऑडियंस को बता रहा हूँ, मार्केट चलता रहेगा, टर्मोइल चलता रहेगा, आपकी सिप चलती रहेगी तो किसी भी और ऑप्शन से बेटर रिटर्न आपको कमाना चाहिए, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है। नेक्स्ट स्क्रीन आप देख पा रहे हैं जो पी रेशियो है वो भी ठीक ठाक कम है। उसकी 2 वजह हैं, एक तो इधर मार्केट गिर चुका है तो उसका भी पी पे असर आ रहा है और वैसे भी क्योंकि ये उस तरह के मोमेंटम स्टॉक नहीं पकड़ते होंगे जिसको हम न्यू एज कंपनी बोल सकते हैं, जिनके 40, 50, 60, 70, 80 के पी हैं, तो उस वजह से भी ये पी रेशियो आपको, क्योंकि ये जैसे अभी एक कन्फ्यूज़न हो रहा था कि भाई क्या डिविडेंड देंगे, डिविडेंड मिलेगा, वो तो हम लोगों ने क्लियर कर दिया, लेकिन वो शर्त डालने से इसका मतलब बड़ी कंपनी के पास पहुंच गया फंड मैनेजर, यस, लीडर के पास पहुंच गया, प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी के पास पहुंच गया, डिविडेंड देने वाली कंपनी के पास पहुंच गया। अगर आप बीच का रास्ता लेते हैं, अगर जैसे हम लोग इन्वेस्टर हैं, हम हमेशा बिल्कुल टॉप रिटर्न पकड़ें उसकी दौड़ में नहीं रहते, बिल्कुल नीचे जाएं ये भी नहीं चाहते हैं, तो जो बीच का रास्ता है, आप देखो हर वो बिजनेस अच्छा है जो इस्टेब्लिश्ड है, लीडर है, प्रॉफिट खुद के लिए कमा रहा है, बांट भी रहा है, यही तो आइडियल सिचुएशन हुई। यस, आपकी वो कंपनी आ गई, नाम नहीं ले सकते हम लोग, जो न्यू एज वाली कंपनी है, लॉस पे चल रही है, 100 का पी चल रहा है, कमा के भी देंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा फ्रेजाइल ज़्यादा हुआ बिजनेस। बिजनेस तो वही है ना, जो लीडर है, कमा रहा है, बांट रहा है, पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, तो उसमें अगर इन्वेस्ट कर रही है ये कैटेगरी, तो इफ़ नॉट एग्रेसिव, मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए तो ये कैटेगरी बहुत बढ़िया है। ये मतलब अब जैसे हम लोग बातचीत करने के समझ आ रहा है कि भाई ये जो एक कंडीशन डाली हुई है या एक कैटेगरी सेबी ने बनाई हुई है, इससे आपको कंफर्ट लेवल आ रहा है। ऐसा नहीं किसी में भी जाके लगा देगी, न्यूज़पेपर में आ रहा है इस साल 100 करोड़ का लॉस रहा, पिछले साल 150 करोड़ का लॉस था, उससे अब 50 करोड़ कम हो गया है और अगले साल भी शायद 50 करोड़ का लॉस रहेगा और फिर चौथे साल आ जाएगी प्रॉफिट में। वो सब कंपनी बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन हट गई और वही असर आपको पी में दिखाई पड़ रहा है। और इसको जो हम सिप के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने वही 5 साल का एग्जाम्पल ले लिया, 10,000 रुपये महीने की सिप ले ली, 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और आपका अलग अलग स्कीम वाइज 9.5 लाख, 10 लाख, 10.5 लाख, लगभग 11 लाख तक के आपको रिटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से डिविडेंड यील्ड का एक ब्यूटी है उस कैटेगरी की, राइट। तो ये सिचुएशन निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि ये डिविडेंड यील्ड से रिलेटेड है। अब अगर और कोई क्वेरी हो तो हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी ऐसा नहीं निकल के आ रहा है, तो ठीक है, मेरे ख्याल से इस डिस्कशन को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। और फिर से हम एक बार स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं जो हमने और पिछले एपिसोड्स किए हुए हैं, उसके लिंक भी नीचे पड़े हुए हैं और उनको आप जाके देखें तो उन कैटेगरीज़ के बारे में भी आपको
क्लैरिटी होगी, है ना। ठीक है, तो इस एपिसोड को यहीं रैप करते हैं। इसको यहीं रैप करते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।